बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए कहानी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज नीली हवेली की चौथी किस्त पेश की जा रही है। उम्मीद है आप लोग इसको पसंद फरमाएंगे। तो आए कहानी का आगाज करते हैं। वारिस ने उसे देखकर जोर से झुरझुरी ली, जैसे परिंदा ज़िबा होने से पहले आखिरी बार फड़फड़ाता है। हेवले ने भारी भरकम कुल्हाड़े को दोनों हाथों से थाम कर अपने सर से बुलंद किया। अगले ही लम्हे फिजा में फिर धप की आवाज गूंजी और वारिस की गर्दन तन से जुदा हो गई। उसका बगैर सर के बदन कुछ देर तड़पता रहा और फिर ठंडा हो गया। हेवले ने वारिस का धड़ अपने कंधे पर रखा, झुककर बालों से पकड़कर उसका सर उठाया और सीढ़ियां उतरने लगा। सहन से अकरम की लाश गायब हो चुकी थी। हेवला भारी भरकम कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्र के पास पहुंचा तो गिड़गिड़ाहट की तेज आवाज के साथ सिल एक तरफ हटने लगी। कब्र पूरी तरह खुल चुकी तो हेवला वारिस के धड़ और सर को लेकर उसमें उतर गया। उसके कब्र में गायब होते ही फिजा में फिर गड़गड़ाहट की तेज आवाज गूंजी, सिल सिरकने लगी और कब्र आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। कब्र बंद होते ही हवाओं का शोर भी रफ्ता रफ्ता थम गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मौजू किसान ने फजर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आकर आसमान की तरफ देखा। सुर्ख बादलों ने आसमान को ढांप रखा था। बरसात चूंकि धान की फसल काश्त करने के लिए बेहतरीन मौसम होता है, इसलिए उसे फिक्र दामन गेर थी कि बूंदे गिरने से पहल बवाई का बोझ सर से उतार ले। एक बार ये काम निपट गया तो फिर चाहे जितनी मर्जी बारिश होती रहे उसकी जरा परवाह नहीं, क्योंकि बारिश का पानी धान की फसल के लिए आबे हयात की तरह होता है। बारिश की सूरत में किसान आप पाशी करने की जहमत से भी बच जाता है। उसने तेज तेज कदमों से खेतों की राह ली। फजर की नमाज अदा करने के बाद खेतों में जाना उसका रोज का मामूल था। गांव से निकलकर उसने खेतों में जाने वाली पगडंडी पर कदम रखे और रफ्तार तेज कर ली। अपनी ही धुन में मगन वो चलता जा रहा था। नीली हवेली के करीब पहुंचा तो ठिठक कर रह गया। उसे ऐसे लगा जैसे जमीन ने उसके पांव पकड़ लिए हैं। नीली हवेली के साथ मौजूद पीपल के दरख्त के नीचे खून बिखरा हुआ था। उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और लहू रगू में मुंजमद हो गया। दो लाशें दरख्त पर लटक रही थीं, वारिस और अकरम की सरकटी लाशें। उनके सर दरख्त के तने के साथ जमीन पर पड़े थे। मौजू के हलक से जोरदार चीख निकली और वो वहीं गश खाकर गिर पड़ा। जैसे तैसे करके उसने अपने हवास बहाल किए और वापस गांव की तरफ दौड़ लगा दी। गांव में दाखिल हुआ तो उसे बदहवासी के आलम में यूं भागते देखकर चाय के खोखे पर खड़े लोगों ने उसे रोक लिया। मौजू, क्या हुआ है तुम्हें? खैर तो है सब? एक अधेड़ उम्र शख्स ने उसे अपने पास बेंच पर बिठाते हुए पूछा और हाथ के इशारे से पानी का गिलास मंगवाया। खौफ की वजह से मौजू से ठीक तरह से बोला नहीं जा रहा था। अल्फाज जैसे उसके गले में फंस गए थे। इसको इतना खौफसदा देखकर माजरा जानने के लिए लोगों का रश जमा होने लगा। पानी का गिलास आया तो उस अधेड़ उम्र शख्स ने अपने हाथों से उसे चंद घूंट पिलाए। पानी पीकर मौजू के औसान कुछ बहाल हुए। वो नीली हवेली। मौजू सख्त घबराई हुई आवाज में चंद अल्फाज ही बोल पाया। बड़ी सी कैली और एक बार फिर गश खाकर एक तरफ लुढ़क गया। उसे इस कदर दहशत ज़दा देखकर आसपास खड़े लोग भी सहम गए। उसे फौरी तौर पर उसे बेंच पर ही लिटा दिया गया। मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसने दोबारा आंखें खोल दी। इस बार उसने जैसे तैसे सारा वाकया सुना दिया। मौजू की बात जंगल की आग की तरह फैली और पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोग
जोक दर जोक नीली हवेली की तरफ जाने लगे। चौधरी उमर दराज तक बात पहुंची तो वो बेदौड़ चला आया। नीली हवेली के साथ वाक़े पीपल के दरख्त के इर्द गिर्द एक जम्मो गफीर था। उसने फौरी तौर पर गांव के थाने में फोन करके वाक़े की इतला दी, जिस पर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज थानेदार एहसानुल्लाह नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गया। इतना दहशतनाक मंजर देखकर वो भी लरज उठा। उसने सब पहले लोगों को जाए हादसा से पीछे हटाया और इस मकाम को सील कर दिया। उसके साथ आए माहिर तफ्तीशी शवाहिद जमा करने में मसरूफ हो गए। थानेदार एहसानुल्लाह की हिदायत पर लाशों को नीचे उतार लिया गया। उसने बगौर लाशों का जायजा लिया। लाशों के सर दरख्त के तने के साथ पड़े थे। कत्ल की इतनी लर्जा खेज वारदात उसने आज तक नहीं देखी थी। जाए वाकया का चप्पा चप्पा छानने के बावजूद थानेदार एहसानुल्लाह और उसके तफ्तीशी किसी भी किस्म के सबूत को ढूंढने में नाकाम रहे, जिससे ये पता चल सके कि इतनी खौफनाक वारदात करने वाला मुजरिम कौन है। गांव वाले क्राइम सीन से बाहर खड़े चौमगोइयों में मसरूफ थे। कुछ लोगों के ख्याल में नीली हवेली पुराने वक्तों में एक अंग्रेज अफसर की रिहाइश हुआ करती थी, जो बड़ा जालिम था। वो अपने मुखालिफों को तरह तरह की अजियतें देकर कत्ल करता और हवेली के अंदर मौजूद कुएं में फेंक देता। वक्त गुजरने के साथ साथ इस कुएं में से पीपल का दरख्त निकल आया। अब इस कुएं की बदरूहें चमगादड़ों की शक्ल में इस पर बसेरा किए हुए हैं। कुछ लोग नीली हवेली के आसेब के पीछे चौधरी उमर दराज की माँ और बीवी की पुरइसरार मौत को करार देते, जो अब भूत बन चुकी हैं और आसपास भटकने वाले इंसानों को परेशान करती हैं, और जो इनके करीब जाता है उसे मार डालती हैं, जैसा कि अकरम और वारिस के साथ हुआ। चौधरी उमर दराज ने अपनी कई गांव वालों को नीली हवेली के आसेब से महफूज रखने के लिए उसके चारों तरफ अमल करवाकर लाल तावीज का हिसार कायम करवा रखा था। इस मकसद के लिए उसने खसूसी तौर पर कहीं से किसी सिफली आमिल को बुलाया था। आमिल ने नीली हवेली के चारों तरफ लकड़ियां ठोक कर लाल तावीज बांध दिया और ताकीद की थी कि कोई भी इस तावीज की हदूद में दाखिल होने की कोशिश ना करे। उसने तनबीह की थी कि अगरचा उसने लाल तावीज के हिसार में इन बदरूहों को कैद कर दिया है, लेकिन अगर किसी ने इस हिसार को फैलाकर हवेली के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। कुछ लोग इस वाक़े को आमिल की ताकीद के खिलाफ वर्जी का नतीजा भी करार दे रहे थे। गर्ज जितना मुंह उतनी बातें के मुस्दाक अकरम और वारिस की दहशतनाक मौत की हर कोई अपनी अपनी तौजीह पेश करने में मसरूफ था। इधर गांव वालों की चेमगोइयों के बरअक्स थानेदार एहसानुल्लाह अपनी ही सोचों में गुम था। उसने तफ्तीशी टीम के चेहरों पर शवाहिद तलाश करने में नाकामी के आसार देखे तो उसके माथे पर फिक्रमंदी की शिकने नमूदार हो गईं। उसने मौजो के सान को बुलाया और उसका बयान कलम बंद कर लिया। उसके हवास अब काफी हद तक बहाल हो चुके थे। चूंकि उसने सबसे पहले लाशों को देखा था, इसलिए सबसे पहले उसी का बयान रिकॉर्ड किया गया। कुछ लोगों ने यह गवाही भी दी कि उन्होंने वारिस और अकरम को रात के वक्त गांव से बाहर जाते देखा था। चूंकि वो दोनों नशई थे, इसलिए इस बात को तकवीयत मिलने लगी कि वो दोनों यकीनन नशा करने के लिए ही नीली हवेली में गए थे, जहां मौत मुंह खोले उनके मुंतजिर थे। मौजू के सान से लेकर चौधरी उमर दराज तक सब ने यही बयान दिया कि ये कारस्तानी नीली हवेली की बदरूहों की है। ताहम हकाइक जानने के लिए थानेदार एहसानुल्लाह ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लोगों ने
लोगों के बयानात वो पहले ही कलम बंद कर चुका था। उसने चौधरी उमर दराज से नीली हवेली के अंदर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वो इस हवेली को एक नजर देखना चाहता था जिससे गांव वाले इतने दहशत ज़दा थे और जहां उनके बकौल भूतों और बदरूहों ने बसेरा कर रखा था। चौधरी उमर दराज उस हवेली के अंदर ले गया। वहां नशा और सिगरेटों के अध जले टोटों को देखकर उसे ये समझने में देर ना लगी कि वो दोनों वाकई रात को यहाँ नशा करने आए थे। मुंशियात की बदबू के असरात अभी तक हवेली की फिजा में मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात ये थी कि जिस हवेली में एक रात पहले मौत का रक्स हुआ था, वहां अब खून का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। रात को होने वाली शदीद बारिश की वजह से हवेली की छत अभी तक टपक रही थी। रात को होने वाली शदीद बारिश की वजह से हवेली की छत अभी तक टपक रही थी और बारिशी पानी ने उसके सहन को भी गीला कर दिया था। दरवाजे के बाहर जिस जगह अकरम की लाश पड़ी थी, वहां पर भी बारिश से खून के कतरे धुल चुके थे। चौधरी उमर दराज के बकौल हवेली चूंकि अरसा दराज से बंद थी, इसलिए उसने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना मुनासिब ना समझा। यहाँ भी सबूतों की तलाश में उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। वो अपने आप को बंद गली में खड़ा तस्वुर कर रहा था। उसने जाने से पहले नीली हवेली पर एक नजर डाली। उसके पुरइसरारियत और वहशतनाकी को उसने भी महसूस किया, लेकिन वो इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था कि ये सब बदरूहों की कारस्तानी है। गांव वालों की जबानी सुने हवेली के वाकयात और गवाहियों ने उसे मखमसे में डाल दिया था।